नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडिया न्यूज का बड़ा कार्यक्रम मंच इस वक्त छत्तीसगढ़ में रायपुर में चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री रमन सिंह मंच पर मौजूद हैं और इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी वहां पर मौजूद हैं और इंडिया न्यूज के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद है। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। India News Munch has also facilitated forum for conclusive discussion on burning subjects like state's fight against Naxals and your government's unflinching commitment towards all-round development in the Naxal-affected areas of the state. Sir, here I would like to talk about your humility and style of leading from the front, which is a rare trait in political class of our times. People on the dais have counted your endeavors from Gram Vikas Yatra, ideal public distribution system, infrastructural development to mega health schemes. Today, it has been underlined on the India News Munch that our governance has made Chhattisgarh one of the top-ranking states in terms of ease of doing business, skill training to the youth and providing jobs for them, becoming a powerful surplus state to getting both foreign and domestic investments. Mr. Chief Minister, we are aware that you will lead your party on the election turf for the 4th consecutive term this year. We wish you all the best for your campaign. Now I would like to request Dr. Raman Singh ji to address the audience that is eagerly awaiting to hear from him through our interaction. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Please. आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ और विशेष रूप से ग्रुप एडिटर कार्तिकेय जी को, दीपक जी को, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास संभावनाएं और आने वाला कल छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इन सारे विषयों में 8 अलग अलग सत्रों में काफी व्यापक चर्चा की। अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित हुए और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, उस विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ के समाज की भागीदारी सबको चिन्हांकित करने का काम किया। 2000 में जन्म के बाद छत्तीसगढ़ और कभी CPN बरार में कैपिटल जिसका नागपुर हुआ करता था, उसके बाद भोपाल हमारा कैपिटल हुआ और इस पूरी यात्रा में छत्तीसगढ़ का ये पूरा भूभाग पूरी तरीके से उपेक्षित रहा, क्षेत्रीय संतुलन का शिकार हुआ। आज मैं किसी को दोष नहीं देने आया हूं, पर छत्तीसगढ़ में इस बात की भावना रही कि छत्तीसगढ़ का विकास तभी संभव होगा जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में विकसित हो और इस सपना को पूरा करने का श्रेय यदि किसी को जाता है, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से भी। एक नए राज्य के गठन और गठन के साथ साथ जो कहा जाता है कि नया राज्य 18 साल की उम्र, इसको मैं एक स्टार्टअप स्टेट के रूप में मानता हूं। स्टार्टअप यूज होता है किसी इंडस्ट्री के लिए, पर स्टार्टअप स्टेट बोलता हूं, इसके पीछे भावना रहती है कि जो राज्य जिसमें वो स्टार्टअप की तरह रिस्क लेने की क्षमता हो, जिसमें एक पैशन हो, जुनून हो, बिना जुनून के कोई राज्य विकास नहीं कर सकता, और उसके साथ ही साथ उस राज्य में एक मजबूत सरकार रहे जो कम से कम अपनी नीतियों का क्रियान्वयन में कंटिन्यूटी बना के रखे। और ये तीनों परिस्थिति छत्तीसगढ़ को मिला और 2003 से 2015 तक ये अवसर छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, डॉक्टर रमन को दिया। उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यदि याद करें 2000 से 2003 या छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले क्या हालत थी सड़कों की, आज उस कल्पना को नई पीढ़ी जो 18 साल पहले पैदा हुई है, जो अभी 18 साल की हो रही है, उसको शायद उस गड्ढों वाली सड़क की याद नहीं है। उस नई पीढ़ी को जो आज 18 साल के हो रहे हैं,
उनको पावर कट के मामले में मालूम नहीं थी कि वोल्टेज का ऐसा प्रॉब्लम था कि 100 वाट का बल्ब जलता था तो 0 वाट जिसको बोलते हैं उसकी रोशनी देता था। ना ट्रांसमिशन लाइन, ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ना जनरेशन की स्थिति, सभी क्षेत्रों में एक इतनी विसंगति को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ। यहां से लेकर बस्तर, यहां से लेकर सरगुजा, जसपुर जाने में क्या दिक्कत होती थी, क्या परेशानियां होती थी, उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। और मुझे आज भी ख्याल है छत्तीसगढ़ के कुल बजट 9,000 करोड़ से प्रारंभ किया और उस समय मुझे लगता है कि वो बजट आज कंपेयर करते हैं 2018 में तो 93,000 करोड़ का बजट आज हमने तैयार किया है। और अगला जो बजट होगा, अगला बजट जो प्रस्तुत करेगा 1 लाख करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ उस ग्रुप में शामिल होने जा रहा है जो देश के उन बड़े राज्यों में रहा। जीडीपी 2003 में, क्योंकि यहां काफी विशेषज्ञ बैठे हैं तो उनके आगे बात कर रहा हूं, तो 34,000 करोड़ की जीडीपी को लेकर ये राज्य की शुरुआत हुई और आज 2018 आते आते जीडीपी 2,94,000 करोड़ का जीडीपी हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के विकास की उस कहानी को कहता है। छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में दूर से देखकर जो एनालिसिस करते हैं, राज्य के बारे में जो विचार करते हैं, आलोचना करते हैं, सुझाव करते हैं, उनके बारे में ये बात जो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो वित्तीय प्रबंधन, जो किसी राज्य के विकास की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी चीज होता है, वो है वित्तीय प्रबंधन। और आरबीआई भी मानता है कि हम वित्तीय प्रबंधन के मामले में देश में सर्वश्रेष्ठ पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की राज्य में है, जहां 15 साल में 13 साल हमारे पास वित्तीय अधिक बजट सरप्लस रहा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं रही। 2-3 बार में किसी राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, किसी राज्य को विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए दिक्कत क्यों नहीं आती, 2 विषय को राष्ट्रीय स्तर में उस मापदंड में कसौटी पे कसा जाता है कि राज्य का कुल कर्ज कितना है और दूसरा राज्य को कुल ब्याज कितना देना पड़ता है। ये 2 आंकड़े मोटे मोटे, मैं बहुत आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, मगर ये 2 आंकड़े एक सामान्य विद्यार्थी के समझ में रहता है। तो ये दोनों विषय को मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा कुल जो वित्तीय जो हमारा ब्याज का भुगतान है वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे कम है और ये ब्याज भुगतान हमारा 5% से कम है और कुल जो ऋण है जीएसडीपी के आंकड़े में 15% से कम है। हिंदुस्तान में ब्याज भुगतान और ऋण में हिंदुस्तान में सबसे कम यदि किसी राज्य ने लिया है तो छत्तीसगढ़ का है। ये आरबीआई के आंकड़े हैं और आरबीआई ने इसको देश में प्रथम स्थान में रखा है। कुछ कदम धीरे धीरे उठाए गए जिसका दूरगामी परिणाम होता है विकेंद्रीकरण प्रशासन का विकेंद्रीकरण 16 जिले से 27 जिले, तहसीलों की संख्या 150 तक 98 से बढ़ती है। ये धीरे धीरे हमने सत्ता को नीचे ले जाने का काम किया है और उसके साथ ही साथ इनोवेटिव पॉलिसी क्या होती है। छोटा राज्य है मगर देश के लिए मॉडल, 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश राज्य यदि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए कोई मॉडल सिस्टम विकसित करता है, ये देश में चर्चा इस बात की होती है क्या हमने किया। पीडीएस की जो हमारी पॉलिसी है, पीडीएस को जो हमने कानून बना के लागू किया, आज 55 लाख लोगों को एक संतुष्टि मिलता है और पीडीएस हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पीडीएस सिस्टम यदि पिछले 10 सालों में कहीं चल रहा है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, जहां हमने इसको चलाया है। एक बेहतर पीडीएस सिस्टम हमने शुरू किया। ई प्रोक्योरमेंट, पेडी प्रोक्योरमेंट, आप आश्चर्य करेंगे कि हम करीब छत्तीसगढ़ के 70 लाख मीट्रिक टन पेडी प्रोक्योर करते हैं 12 लाख से ज्यादा किसानों को। करीब 11,000 करोड़ की राशि उनको जाती है। ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता, ये सीधे उनके खाते में जाता है, बोनस भी उनके खाते में जाता है। तो एक मॉडल देश के लिए हमने बनाया और एक चेन हमने बनाया। किसान इस छत्तीसगढ़ के ऋण है। किसान की आर्थिक स्थिति सुधरने से ही देश का परिवर्तन है और इसलिए हमने प्रोडक्शन के लिए बेनिफिट दिया, 0 इंटरेस्ट रेट में उनको किसी ऋण देने की व्यवस्था की, बिजली 7,500 यूनिट निःशुल्क दिया, प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था हमने की, बोनस की व्यवस्था की,
सूखा राहत में 1200 करोड़ का उनको सूखा राहत की राशि दी। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, फिर खरीदी की व्यवस्था 70 लाख, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंप्लीट चेन होता है। हिंदुस्तान में इस चेन को करने वाला अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जो इस पूरे सर्किल को पूरा करता है। ये एक मॉडल देश के सामने। कौशल उन्नयन के नाम बहुत सुनते हैं, स्किल अपग्रेडेशन, और इसको हमने कानून बना के लागू किया। 27 जिलों में स्किल अपग्रेडेशन के हमारे संस्थान, लाइवलीहुड कॉलेज चल रहे हैं। इस संस्थान में आज 3 लाख से ज्यादा बच्चे, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल इस कौशल उन्नयन में हमारे काम करते हैं। लोग एक प्रश्न करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी व्यवस्था का विरोध, उसके लिए क्या कदम उठाए? दीपक अभी पूछेगा मुझसे, पहला प्रश्न ही पूछेगा शायद कि 15 साल बाद क्यों डॉक्टर रमन का चेहरा? डॉक्टर रमन का चेहरा नहीं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी नीतियों की जीत होगी। जब हम विकास यात्रा करते हैं, जब हम ग्राम स्वराज में जाते हैं, लोक स्वराज में जाते हैं, जब हम जनदर्शन करते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म कैसा है आपका? आखिरी व्यक्ति से योजनाओं के बारे में जानकारी आप कैसे करते हैं? एक सरकारी तंत्र अपना सिस्टम को मॉनिटर करता है, उसके लिए हमने केपीआई बनाया, उसके लिए हमने डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड का मतलब छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के 27 सीओ, 27 एसपी, 27 अधिकारियों की योजनाओं को हमने एक डैशबोर्ड में रखा, और अलग अलग सरकार की 30 योजनाएं जो टॉप की स्कीम होती है, उसका कितना क्रियान्वयन कितना हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस उनके सामने रखते हैं। आप एजुकेशन में कितने आगे हो, हेल्थ में कितने आगे हो, सड़क में कितने आगे हो, बिजली सौभाग्य में कितने आगे हो, और इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ये डे बाय डे यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग होती है, और कलेक्टर को मालूम रहता है कि वो हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ में किस 27 जिलों में क्या स्थान है। एक कसावट लाने की प्रक्रिया हमने शुरू की और इससे का फायदा हुआ। क्षेत्रीय संतुलन की जब मैं बात करता हूं तो फिर बस्तर और सरगुजा की बात आती है। हमने प्राथमिकता क्षेत्र में बस्तर और सरगुजा के दोनों क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने का ही काम किया। आज वहां मेडिकल कॉलेज, दोनों जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, आज पूरी बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम, 440 तक का केबी का लाइन कोरबा से चल के दंतेवाड़ा के आगे तक जाता है, बस जगदलपुर के ज्यादा तक जाता है। 3 अलग अलग कनेक्टिविटी पावर की, 3 एक बार बस्तर में नक्सलियों ने टावर गिरा दिया। 17 दिन तक बस्तर पूरा का पूरा 7 जिला अंधेरे में था। वो चुनौती थी हमारे सामने, और बहुत सारी चुनौती है, उसको बताऊंगा तो टाइम। उसके बाद हमने तय किया कि एक नहीं, 220 का एक, 133 का और 440 का 3 कनेक्ट लाइन हमने दिया अलग अलग, कि कहीं भी यदि रुकावट हो जाए तो उसको रोके। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, हर गांव तक बिजली, सौभाग्य योजना में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में ग्रामीण विद्युतीकरण काम, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। यदि ये पहले हो जाता फिर नक्सल समस्या जिसका प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, इसका समाधान हो जाता। आज 2000 किलोमीटर सड़कों का जाल वहां बिछाने का काम कर रहे हैं। कितनी कठिनाई से सड़क बना रहे हैं हम जानते हैं। रायपुर दुर्ग भिलाई में सड़क बनाना बहुत आसान है, मगर सुकमा दंतेवाड़ा में जहां आरडीएक्स है, जहां गोलियां चल रही हैं, जहां बारूद पीछे हैं, जहां ठेकेदारों को मार दिया जाता है, जहां मजदूरों को भगा दिया जाता है, एक सड़क 10 किलोमीटर के निर्माण में यदि 8 जवान शहीद होते हैं तो वो सड़क का निर्माण किसी युद्ध से कम नहीं होता। मगर उसके बाद भी सड़कों का जाल बिछाने का काम आखिरी का, कोंटा तक आप जा सकते हो। यहां से जगदलपुर पहले 8-10 घंटे लगते थे, आप 6 घंटे में पहुंच सकते। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार तक जा सकते। ये पूरा काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में इस काम कर रहे हैं। सरगुजा में भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण, एक नए सरगुजा का निर्माण की प्रक्रिया, एजुकेशन हब बन रहा है। यदि विकास देखना है तो नया रायपुर का एग्जाम्पल मैं नहीं देता कि नया रायपुर 21st सेंचुरी का पहला कैपिटल है जो स्मार्ट सिटी है, जहां हम चीज को कंट्रोल एक बिल्डिंग के अंदर करते हैं। ये विकास का एक दृष्टिकोण हो सकता है रायपुर दुर्ग भिलाई का। मगर विकास यदि छत्तीसगढ़ का देखना है तो दंतेवाड़ा जाना पड़ेगा, बीजापुर जाना पड़ेगा, जिसमें हॉस्पिटल नहीं था, ओपीडी में 10 मरीज नहीं आते थे। आज उसी बीजापुर के ओपीडी में 250 मरीज आते हैं, रोज 10 ऑपरेशन जहां पे होते हैं, जहां डायलिसिस की व्यवस्था हो गई है। ये विकास है कि जवंगा का एजुकेशन हब हिंदुस्तान के दुनिया के सबसे बेहतरीन 11 स्ट्रक्चर में है, जहां 4000 बच्चे
एक साथ आवासीय विद्यालय में रहते हैं। ये विकास है छत्तीसगढ़। उस गांव का विकास जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना की, 11 जिले, उस 11 जिले में उन्होंने बीजापुर आने का निर्णय लिया, दंतेवाड़ा आने का निर्णय लिया था। उन्होंने एजुकेशन हब देखा, लाइवलीहुड कॉलेज देखा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहां का हेल्थ देखा। ये धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है, यही परिवर्तन तो जनता चाहती है। सरकार क्यों? बिजली पानी की व्यवस्था, सबको बिजली मिले, सबके घर तक बिजली पहुंचे, हर व्यक्ति तक सड़क बने, हर आदमी के दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था हो बेहतर। अब मुझे कहा जाता है कि मैं चावल बांटता हूं, नमक बांटता हूं, चना बांटता हूं, पैसा लुटाता हूं, आरोप भी लगते रहे। और मैं आज फिर से कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के सबसे प्रायोरिटी के मेरे 15 साल की यदि कोई एक उपलब्धि बोलेगा तो मैं बोलूंगा मेरा पीडीएस सिस्टम मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में पहले नंबर का है, जिसको मैं आज भी कहता हूं। उसका इफेक्ट क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो आप लोग बेहतर समझते हैं मेरे से ज्यादा। उसका उदाहरण है कि क्या आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, ये सब देश के दुनिया के सबसे बड़ी चुनौती है। 21वीं सदी में आज भी ये चुनौती है कि हम इस आंकड़े को राष्ट्रीय स्तर में और सर्वश्रेष्ठ की दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। ये नक्सल समस्या से भी बड़ी चुनौती है जब सामने आती है। तो हमारा शिशु मृत्यु दर 365 था 1 लाख में, और आश्चर्य करेंगे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर गिरावट, सबसे ज्यादा गिरावट शिशु मातृ मृत्यु दर में आए हैं। 365 से घट के 173 हो गया। ये हिंदुस्तान में सबसे बेहतर गिरावट है मातृ मृत्यु दर में। वैसे ही शिशु मृत्यु दर 76 से 39, कुपोषण 50 से 30 में आ गए, हम इसको 15 तक ले जाना चाहते हैं। मगर ये अपने आप में चमत्कृत करने वाले आंकड़े हैं, और इसकी वजह है हमने कुपोषण की उनको जोड़ा, उनके लिए चना की व्यवस्था की, अढ़ाई साढ़ की व्यवस्था की, 2 टाइम भोजन की व्यवस्था की, आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की, प्रेग्नेंट महिला के लिए पोषण, उनके लिए वजन देखना और उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, फुलवाड़ी में 0 to 3 एज के बच्चों के लिए उनके लिए पोषण आहार की व्यवस्था की। इस रूप नीचे तक जाएंगे। कॉलेज थे 10 मेडिकल कॉलेज हो गए, 1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट था, एक उपेक्षित कैसा होता है कोई राज्य, आज 48 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज 51 हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज 50 हो गए, मेडिकल कॉलेज की संख्या चारों क्षेत्रों में अलग अलग हो गई। इन सारी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं, क्या था छत्तीसगढ़, कैसा छत्तीसगढ़ हमें दिया गया था, जहां बिजली के पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, यदि एक छोटे से आंकड़े को मैं आपको बताऊं, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जिस राज्य में 2000 में 600 यूनिट था, 600 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली खपत होती थी, आज 1740 यूनिट प्रति पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है। यानी हर व्यक्ति बिजली की खपत 3 गुना बढ़ी है। बिजली का उत्पादन उस समय, मैं से जितना बोलना के बोलोगे उतना मैं रुक जाऊंगा। नहीं, फिर तो मैं इनके डिंगड़ तक बोलता रहूंगा। क्या मैं 5 मिनट में समेट देता हूं। छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने के लिए खड़ा करना बड़ा कठिन काम है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जो हमारी स्थिति थी और जो बिजली का उत्पादन हो रहा था 4000 मेगावाट, ये छत्तीसगढ़ को हमने दिया है। 18 साल में हम क्या बात लेके जाएंगे, 4000 से 22000 मेगावाट पावर जनरेशन ये छत्तीसगढ़ कर रहा है। और स्ट्रेंथ भी है, हमारी ताकत है, हम गरीब राज्य नहीं है। गरीब हमको अमीर धरती के गरीब लोग जो कहा गया, ये षड्यंत्र की वजह से हुआ कि हमने इसका दोहन उपयोग नहीं कर पाया। आज हो रहा है। आज डीएमएफ फंड जिसके लिए मैं 20 साल लड़ता रहा, आज स्टेट का जो शेयर था 32%, केंद्रीय राजस्व का 32 से बढ़ के 42% हुआ। डीएमएफ से 3200 करोड़ मिलता है, माइनिंग के राष्ट्रीय रॉयल्टी 10 रुपये मिलता था, एडवोलम किया गया। नीतिगत फैसले का असर होता है, और उस फैसले को हमने क्रियान्वयन किया है कि उस योजना का बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कैसे करें। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2003 में 450 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, 450 से बढ़ा के 2500 रुपया प्रति मानक बोरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है।
50,000 रुपया तक के सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा 55 लाख लोगों को। कई लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा कि हमारे स्मार्ट कार्ड बना है कि नहीं बना है। स्मार्ट कार्ड सबके लिए है, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, अमीर गरीब सबके लिए। 50,000 लोगों के स्मार्ट कार्ड, जो 50,000 तक किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य की योजना है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जोड़ा गया है और इसमें हम राशि खर्च करते हैं। मगर अब प्रधानमंत्री जी उससे आगे बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो गरीब व्यक्ति है, जो बीपीएल के नीचे है, उसको यदि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बाईपास कराना है, किडनी उसको ट्रांसप्लांट करना है, उसको लीवर करना है, नी रिप्लेसमेंट करना है, हिप रिप्लेसमेंट करना है, वो गरीब का पूरा घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, तो भी वो जीवन भर उसी में रह जाता है। उनके लिए योजना देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच उस गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, उसके आवास के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए कैसे होती। आयुष्मान भारत में ऐसे 37 लाख परिवार छत्तीसगढ़ के और देश के 10 करोड़ यानी 50 करोड़ की आबादी के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था 15 अगस्त से होने वाला है। ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आलोचना कहीं से भी हो सकती है, आलोचना होनी चाहिए। निंदक को बिल्कुल नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए जो बोलते हैं, निंदक से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जब अपना कान और आंख खुले नहीं रखेंगे तो परिवर्तन के लिए हमारे अंदर जो जवाबदारी है उसका निर्वहन कैसे करेंगे। निर्णायक तो जनता है ना, निर्णायक जनता है। जनता के कहने से ही परिवर्तन होता है, जनता की सोच से ही परिवर्तन आता है। जनता जिस विश्वास जब तक नहीं होगा, सरकार की एक लाइन पे सरकार बनती बिगड़ती है जी, एक लाइन पे, वो है विश्वास। यदि आपके बात पे, आपकी जबान पे, आपकी निष्ठा पे, आपकी ईमानदारी पे यदि विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और ये विश्वास जीतना आसान नहीं, हर घंटे कसौटी पे कसा जाता है, हर घंटे राजनीति को कसौटी में कसा जाता है, मुख्यमंत्री कसा जाता है और हर फोरम में उसको खड़ा होना पड़ता है। और यही अच्छाई है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है और इस ताकत को ही हम आगे बढ़ा के काम चलते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार इन योजनाओं को लिया, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा था, केवल सौभाग्य नहीं, उज्ज्वला योजना में 35 लाख लोगों को, छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 11 लाख मकान, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख की लागत से 11 लाख परिवार, 17,000 करोड़ के आवास। मुझसे पूछा जाता है फंड कहां से लाते हो भाई, पैसा कहां से आता है। हम 1300 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 1300 किलोमीटर, आपको आश्चर्य होगा, 1300 किलोमीटर रेलवे, कोई रेलवे से प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है, रेलवे का पैसा नहीं है। मैं 12 साल घूमता रहा दिल्ली में, मगर रेलवे को 1 किलोमीटर लाइन नहीं ले पाया। फिर हमने नया मॉडल पीपीपी में शुरू किया, पीएसयूज को जोड़ा, अलग अलग एजेंसीज को जोड़ा, स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग की, बैंक को हमने सामने रखा और आज 250 करोड़ की एन्युटी में, 250 करोड़ की स्टेट के फंडिंग में 11,000 करोड़ के रेलवे के काम छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का देश का मॉडल है, इसमें हम कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। 50 लाख लोगों को स्काई के माध्यम से मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, ये 50 लाख में 40 लाख महिलाओं के हाथ में, आने वाले 4 महीने के अंदर 40 लाख महिलाओं के हाथ में स्मार्टफोन होगा। निःशुल्क हमें वितरण कर रहे हैं। लोग बोलते हैं फिर बांटने का काम शुरू कर दिया। एक परिवर्तन आता है जब देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ती है। राज्य के अंदर हमारी डेंसिटी इतनी खराब है, आप सुकमा चले जाइए, आप बीजापुर चले जाइए, दंतेवाड़ा से 10%, 8% कनेक्टिविटी। रायपुर में ठीक है 88% है, सरगुजा में मैदान में 20%, पर कनेक्टिविटी होने के बाद भी फोन नहीं खरीद सकता और कहीं तो कनेक्टिविटी नहीं। अब भारत नेट में हम 6,000 किलोमीटर केबल बिछा रहे हैं, 9,000 गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे और छत्तीसगढ़ के हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 लाख लोगों के जिनके पास मोबाइल बटेगा उनको एक कनेक्टिविटी देंगे। और ये एक ऐसा सशक्तिकरण होगा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी, सरकार के कार्यक्रम की योजना, स्टूडेंट के लिए उनके स्टडी में काम आने वाली योजना है। यदि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डीबीटी करता है तो उसके लिए उसकी उपयोगी होगी और वो जीवन का उसका हिस्सा होगा, विकास के साथ जुड़ेगा।
इन योजनाओं के साथ हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे अपार संभावना है। हिंदुस्तान का 26% स्टील बनाते हैं, 16% एल्यूमिनियम बनाते हैं, 18% सीमेंट बनाते हैं, 40,000 मेगावाट पावर जनरेशन करते हैं। तो ये राज्य अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में किसी राज्य की गिनती होगी तो उसी छत्तीसगढ़ की होगी, जिसे पिछड़ा कहा जाता था, जहां लाखों लोग पलायन करते थे, जहां भूख से जहां मौत होती थी। वही छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के उन बेहतर राज्यों की गिनती में खड़ा होने को तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल एक आधार बना है 15 और 18 सालों में, उस आधार पे एक भव्य छत्तीसगढ़ की एक बुलंद तस्वीर सामने आएगी, दुनिया उसको देखती रहेगी। और ये छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम और आप मिलके, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता मिलकर साकार करेंगे। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब इस मंच पर वक्त हो गया है मुख्यमंत्री जी से सवाल और उनके जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने का, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीपक जी से। सर, स्टेज आप संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया शेरिन। मैं देख रहा था सर कि दुनिया में 2003 के बाद क्या क्या बदला। 2003 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब डोनाल्ड ट्रंप है। बीच में बराक ओबामा का कार्यकाल निकल गया। डेविड बेकहम फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन अभी फुटबॉल का फीवर चल रहा है, लेकिन अब डेविड बेकहम रिटायर हो चुके हैं। लेकिन रमन सिंह छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में ही हैं। सवाल ये उठता है कि 15 साल में तो पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता रमन सिंह जी का चेहरा क्यों देखना चाहती है? 15 साल की यात्रा, और एक कल मैं न्यूज में देख रहा था कि 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, किसी के हाथ में रिमोट होता है तो 5 साल में चैनल बदल देता है। तो जब 5 मिनट में लोग चैनल बदल देते हैं तो 15 साल में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदले? वही तो मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता का प्रेम और जो उम्मीदें, जो कल्पना, जो छत्तीसगढ़ के लिए उनकी कल्पना थी, उसको साकार करने में छत्तीसगढ़ ने पूरी विनम्रता के साथ, पूरे उनके जुड़ाव के साथ डेवलपमेंट के काम में लगातार 15 साल जुड़े रहे। और एक वो पीडीएस से लेकर कौशल उन्नयन तक, किसानों को 300 रुपये बोनस से लेकर उनके धान की खरीदी की व्यवस्था, तेंदुपत्ता में 2,500 रुपया की उनकी क्रय की कीमत से लेकर अच्छे इंस्टीट्यूट, IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स की स्थापना, NIT की स्थापना, हमारे एजुकेशन हब की स्थापना, ये सारे अलग अलग सेक्टर में जो काम हुए हैं, उसका नतीजा है कि जनता ने 1 बार, 2 बार और 3 बार अवसर दिया। आपने बताया कि जनता ने 3 बार आपको अवसर दिया और चौथे बार की प्रतीक्षा है कि जनता क्या फैसला करती है। प्रजातंत्र का ये पर्व शुरू ही होने वाला है और इसकी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। रमन सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आपकी पायनियर थी, जिसके बाद यूपीए सरकार ने उस फूड सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया। ये थॉट कैसे आया था दिमाग में जब फूड सिक्योरिटी स्कीम आप लागू कर रहे थे? क्योंकि लोग आप पे आरोप लगाते थे कि चावल बांटना कोई मुख्यमंत्री का काम है, नमक बांटना कोई मुख्यमंत्री का काम है, चने बांटना कोई मुख्यमंत्री का काम है। देखिए, मुख्यमंत्री में बना तो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय अन्न योजना की कल्पना की और गरीबों में सबसे गरीब उनके लिए योजना शुरू की गई थी। और जब मैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में घूमा तो मुझे लगा कि, मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा लीकेजेस उस पर था कि 40%, 50% तक लोगों तक पहुंच नहीं रहा। तो मैंने इस विषय को लेगा कि जब गरीबों के लिए जो चावल है, गरीबों की योजना है, उन तक नहीं पहुंच रही, तो ये हमारे सिस्टम की ही कमजोरी है। फिर उसको हमने जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे थे उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में किया, रिफॉर्म उस पर हमने किया। 1000 से ज़्यादा मुकदमे हाई कोर्ट में थे, उसको हमने फाइट किया। फिर उनको सोसाइटीज को जो अलग अलग बेहतर उनको राशि दी उसके वितरण के लिए एक टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया। क्योंकि मुझे दिल्ली में बैठकर कहा गया था कि पीडीएस सिस्टम कहीं सफल हो नहीं सकता, इसमें हाथ जो लगाएगा जल जाएगा, इसलिए इस काम को करना नहीं चाहिए।
और मैंने यही तय किया था कि पीडीएस को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, बेहतर करेंगे। और आज रिजल्ट मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आज मैं विकास यात्रा में पूरा छत्तीसगढ़ घूमा, अलग अलग शिकायतें आई, अलग अलग मांग आई, मगर 50-55 लाख हमारे हितग्राहियों में से 10 लोगों ने भी शिकायत नहीं की उसको चावल नहीं मिलता, उसको नमक नहीं मिलता। ये हम जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, हम लगातार उनसे पूछते रहते हैं अपनी योजनाओं के बारे में। हल्बी में, गोंडी में हमने कॉल सेंटर बनाया है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है और इसको बेहतर करने का प्रयास लगातार जारी है। मिसयूज की पीडीएस के अनाज की, जैसे राइस है वो ले गया, मर्द ले गया और उसने उसका कोई दूसरा इस्तेमाल कर लिया। जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम ये कर रहे हैं कि महिला परिवार में जो महिला है वो मुखिया रहे और उसके नाम पे कार्ड बने। क्या ये स्कीम आप लागू कर पाए हैं अभी तक? छत्तीसगढ़ के 100% 55 लाख राशन के जो लेने वाले हैं वो महिला के द्वारा ही होता है, पुरुष के नाम से राशन कार्ड नहीं है। नहीं, आपने वो स्कीम खत्म कर दी। मतलब आपको लग गया कि महिलाएं घर ले जाएंगी तो खाना बना के ही खाएंगी। पुरुष यदि बाजार में घूमते घूमते कहीं दूसरी जगह चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसकी शिकायत मिल रही थी आपको? होता था, अब करीब करीब महिलाओं के हाथ में आ जाता है तो फिर कभी गड़बड़ नहीं होता। सर 3 चीजें बेसिक होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की बात हमने की, आपने फूड सिक्योरिटी स्कीम दी है। अगर हम कपड़े की बात करें तो यहाँ के आदिवासी का सबसे बड़ा संकट था कि उसको कपड़ा ढकने के, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। उस फ्रंट पे सरकार ने क्या किया है पिछले 15 सालों के अंदर? देखिए, आर्थिक स्थिति में जब बदलाव होता है, जब 2,500 में उनको तेंदुपत्ता का संग्रहण कर मिलता है, उसका बोनस मिलता है, और हम 14 लाख संग्राहकीय जो बहनें हमारी हैं उनको हम न केवल चरण पादुका बल्कि शूज देते हैं, बल्कि बहनों को साड़ी भी देते हैं। मगर आज उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी है। अब कहीं जाके मार्केट में खड़े हो जाओ, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा या सुदूर अंचल में, तो आपको लगेगा कि पहनावों में फर्क आया है, बहुत अच्छे तरीके से पहन रहे हैं, क्योंकि अब उनमें भी जागृति आई है, बच्चे भी पढ़ लिख लिए हैं, तो पहनावे में बहुत परिवर्तन आया। 3 जनरेशन चेंज हो गई सर 15 साल में। 5 साल एक जनरेशन, 5 साल एक जनरेशन, 5 साल एक जनरेशन। तो आपने जो गलतियां थी उसको वो युवा भूल चुका होगा और पिछले 15 साल के आधार पर या उसकी नाराजगी के आधार पर वोट करेगा? हम नाराजगी के आधार पर बिल्कुल वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम अपने 2003 से 18 तक किए गए कामों के बारे में हिसाब लेके जाएंगे कि हमने ये काम किया और ये छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट किया। तो अब हम विकास के नाम से चुनाव लड़ेंगे। विकास हमारा मूल मंत्र है। और अभी तक जो हम चुनाव लड़े थे 2003, 8 और 13 में, तीनों में परिस्थिति ऐसी थी कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में हमें चुनाव लड़ना था। 18 में पहली बार ऐसी बेहतर स्थिति बनी है कि इस बार दिल्ली में भी माननीय मोदी जी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार है। तो 1 और 1 मिला के 2 नहीं, इस बार 11 होंगे। इसलिए हमने 65+ का टारगेट रखा है कि इस बार हम बेहतर जीतेंगे, बेहतर करने की सोच। 90 से 65+ बड़ा टारगेट है, लेकिन अनअचीवेबल नहीं है। लोग पॉलिटिकल पंडित ऐसा कहते हैं। लेकिन सर, जिस तरह की आपने बड़े विस्तार से अपने जो विकास की योजना है उनसे बात की, तो मैं इतर थोड़े 2-3 राजनीतिक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। जो विपक्ष है उसने कई सारे मुद्दों पर आप पे आरोप लगाए और उनका जो पहला आरोप था वो पीडीएस के अंदर जो अलग अलग नंबर के राशन कार्ड्स बन रहे थे, कहीं 50 लाख बन गए, कहीं 35 लाख बन गए, कहीं 57 लाख बन गए। ये फिगर के अंदर डुप्लीसिटी या मल्टीप्लिसिटी क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, उनका ये आरोप रहता है, अभी भी रहता है कि आप 37 लाख गरीब बोलते हो, फिर 55 लाख तक कैसे पहुंच गए। एक छोटा तर्क उनका हमेशा यही रहता है। तो हमने सिर्फ गरीबों के लिए राशन कार्ड नहीं बनाया है। उनकी फिर गलतफहमी होती है, जो श्रम करने वाले मजदूर हैं, जो पत्थर तोड़ने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी हम इस क्राइटेरिया में, विडो को भी हमने डाला, वृद्धा को हमने इसमें डाला, जो 2 एकड़ से कम के जो किसान हैं, छोटे लघु सीमांत लघु किसान, उनको हम इस श्रेणी में डाला। इसलिए 37 लाख सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं देते, हम उस क्राइटेरिया को विकसित किए हैं और इसलिए 55 लाख हैं। अब कहीं भी आधार के आने के बाद
पूरे देश में करोड़ों राशन कार्ड जब्त हुए, खत्म हुए। हमारे यहाँ भी बोगस राशन कार्ड थे, मृतक के नाम से थे, पड़ोसी के नाम थे, कई दुकानों में 100 राशन कार्ड लेके शादी में बांटता था, वो भी चलता था। पर एक बार आधार आने के बाद इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और जितने बोगस नाम थे, जितने डुप्लीकेट नाम थे, ऐसे लोगों का नाम अपने आप समाप्त होता जा रहा है। तो ये एक बेहतर सिस्टम छत्तीसगढ़ में विकसित हो रहा है। अब तो हम पीडीएस के सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं। पीडीएस सेकंड जनरेशन बोलता हूं, मेरी मर्जी। अब हम उनको स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड में जाएगा दुकान में, रायपुर में यदि उसको राशन लेना है तो एक पर्टिकुलर दुकान से बंधा नहीं रहेगा। रायपुर के 70 दुकानों में कहीं भी जाके एटीएम जैसे निकालते हैं पैसा, वैसे ही वहां से चावल ले सकता है, नमक ले सकता है। दुकानदार को पसंद करना, चॉइस करना अब उपभोक्ता के ऊपर रहेगा। तो ये सिस्टम को हम और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मतलब राशन का एटीएम खोलने जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा? शुरू भी हो गया। और क्या राशन मिल रहा है उसमें? चावल, यहाँ तो चावल और नमक मिल रहा है, शक्कर। बस्तर में 85 डिस्ट्रिक्ट में चना भी मिलता है। अच्छा, 85 डिस्ट्रिक्ट में चना भी मिलता है। कार्तिक जी? सर, 18 साल की स्टेट में 15 साल आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपका जो सफर रहा है, क्या आप मानते हैं कि आपका जो मिशन था वो पूरा हो गया या कई चीजें रह गई हैं उसमें अभी? नहीं, मुझे तो लगता है 15 दिन ही हुए हैं। इतना अच्छे से समय निकला, इतना प्यार मिला, इतना उत्साह मिला, इतना लोगों का गांव में आज भी जाता हूं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देखता हूं। और मुझे लगता है कि शुरुआत के काम हमने 15 साल में किया। जो गड्ढे भरने का काम था, जो बहुत कमियां थी, नेशनल लेवल में जितने इंडिकेटर्स थे उसमें हम कम थे, अब हम उस बेस में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ के विकास की मूल तस्वीर सामने आएगी। जो एक नया रायपुर के रूप में डेवलप हो रहा है, नया दंतेवाड़ा विकसित हो रहा है, बीजापुर नया विकसित हो रहा है, एक सरगुजा नए तरीके से विकसित हो रहा है, कोरिया विकसित हो रहा है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई हो रहा है। इसका स्वरूप अब निखर के आने वाले 10 साल में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 15 साल तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कम से कम 10 साल 15 साल चाहिए जिसमें हम इस छत्तीसगढ़ को और बेहतर कर सकें, लोगों की उम्मीद के अनुसार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता जो सोचेगी उसका निर्णय ही सीधा आंखों पर रहता है। और मुझे भरोसा है विकास के इस क्रम की कंटिन्यूटी वो तोड़ना नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा कि आने वाले समय में और एक अवसर दें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2018 में मौका मिलेगा, ये मैं भरोसा कर सकता हूं। नक्सल स्टेट की नक्सल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आपने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में है। उसमें केंद्र की भी मदद है, उसमें राज्य की भी मदद है और सब लोग मिलके कर रहे हैं। बाकी नक्सल अफेक्टेड एरिया के मुख्यमंत्री भी उसमें मिलके कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ पूरा नक्सल फ्री हो जाएगा? क्या आपको ये उम्मीद है? देखिए, समय सीमा तो कोई नक्सल प्रॉब्लम के लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ही प्रॉब्लम नहीं है, 8 स्टेट इससे घिरे हुए हैं। पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बस्तर और सरगुजा, ये 2 बड़े एरिया नक्सल से जबरदस्त प्रभावित थे। वहां भी 7-8 जिले थे, यहां भी 7-8 जिले थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरा सरगुजा नक्सल समस्या से मुक्त हो गया है। पूरा एक रीजन हमारा शांति की ओर आगे बढ़ा है। बस्तर में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर के 7 जिलों में कुछ पैचेस पे अब वो फोकस कर रहे हैं। कभी ब्लास्ट कर देते हैं, कभी अचानक मगर आमने सामने लड़ाई की ताकत उनकी समाप्त हो गई है और हम काफी दूर तक जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले 5 साल में हम विकास को आखिरी गांव तक ले जाने में सफल हो जाएंगे। और जिस दिन आखिरी गांव तक सड़क, बिजली पहुंच गया, राशन का सिस्टम पहुंच गया, हेल्थ का सिस्टम पहुंच गया, तो ये अपने आप भाग जाएंगे। ये विकास से ही डरते हैं, अंधेरा मचाना चाहते हैं, रोशनी नहीं चाहते। आपको आश्चर्य करेंगे कि हजारों स्कूल तोड़ दिए गए, हजारों स्कूल ध्वस्त कर दिए गए। हमने 60,000 बच्चों को जिन स्कूल को ध्वस्त किया गया था पोटा केबिन में रखा है, आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये वो नक्सली चाहते हैं स्कूल ना खुले, वो चाहते हैं कि बिजली ना आए, वो चाहते हैं सड़क ना बने। लड़ाई इस बात की है और इसके लिए हम लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे जनता 100% हमसे सहमत होती जा रही है, सरकार के साथ जुड़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि विकास के इस यात्रा में हम नक्सल समस्या का 100% समाधान ढूंढ लेंगे। सर, नक्सलवाद की लड़ाई में आपकी सरकार की पॉलिसी क्या रही है?
क्या आप कहेंगे कि आपकी पॉलिसी उनको रीच आउट करने की थी या आपकी पॉलिसी रही कि उनको जड़ से खत्म करना चाहिए? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि नक्सलगढ़ क्षेत्र होते हुए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को और नक्सलिज्म को टैकल करना एक आसान काम नहीं है। दोनों काम बहुत जरूरी है और नक्सल का पूरी तरीके से समाप्त होना ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, देश के लिए आवश्यक है। उस आइडियोलॉजी का जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, जो देश के किसी कानून को नहीं मानता, जो जन अदालत लगा के चौरस्ता में खड़े होकर फांसी की सजा दे देता है, जो खड़े होकर डंडे से मार मार के लोगों को मारने की सजा दे देता है, इस 21वीं सदी में, इस डेमोक्रेसी में ये तंत्र चल ही नहीं सकता कि आप किसी को फांसी में लटका दो, किसी को मुखबिर समझ के बिना बताए गोली से मार दो। बच्चों को 12-12 साल की लड़कियों को नक्सल अपने फोर्स में भर्ती करते हैं। तो एक प्रकार से मानवाधिकार का सबसे बड़ा, यदि कोई इस देश में किसी कोने में भूभाग में उल्लंघन कर रहा है तो नक्सली कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों को छीन कर बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन का हक सबको है, स्वास्थ्य का हक सबको है, हम उस सभी अधिकारों को देना चाहते हैं। मगर मैं कह सकता हूं कि नक्सल इस मुहिम में कभी सफल नहीं होंगे और अब हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे पास जो पुलिस फोर्स थी वो पुलिसिंग के लिए तैयार थी, गोरिल्ला वारफेयर के लिए पुलिस बल था नहीं। 30-40 हजार पुलिस भर्ती बल किए गए, नए इक्विपमेंट दिए गए, गोरिल्ला वार जंगल वारफेयर कॉलेज बनाया गया, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। आज हमारे फोर्स के अंदर इच्छा शक्ति भी बढ़ी है, ताकत भी बढ़ी है और उस ताकत के आधार पे हम आखिरी गांव तक पहुंचने में सफल हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी कभी हारेगा नहीं। महात्मा गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन अपनी जगह बिल्कुल 100% है, मगर ऐसे नक्सलवादी हिंसा के साथ जब मुठभेड़ होता है तो पुलिस हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेगी। हम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना चाहते हैं और करेंगे ही, और ये होगा। सर, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जो आपके, वो आपका जो पोजीशन है नक्सलवाद को लेकर, इसको लेकर आपके अगेंस्ट एक मुहिम बना सकते हैं या एक मुहिम शुरू करते हैं? क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो एक उसके लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है उनके लिए। ये छत्तीसगढ़ में हमने सबको साथ लिया और नक्सल समस्या के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर क्लोज डोर सेशन किया। 12 घंटे तक चर्चा करते रहे, कोई प्रेस नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कांग्रेस भी सब थे। जो जिसको सलाह देना था खुल के सलाह दिया और उस सलाह से जो बातें निकल के आई उस आधार पे हमने और पॉलिसी में परिवर्तन किया। तो हम सलाह सबका लेते हैं, विचार सबका लेते हैं, कोई भी सुझाव, मगर ये देन किसकी है? ये यदि बस्तर में नक्सलवाद आया तो कोई 2000 का नहीं है, ये आने वाले 4 दशक की समस्या है। और 4 दशक की समस्या इसलिए है कि उस क्षेत्र को आपने पूरी तरह से काट के रखा, अलग रखा, एक प्रदर्शन के लिए मात्र रखा कि उनको दिखाने के लिए रखें। उन्होंने कहा कि कहीं सड़क नहीं बनना चाहिए, कहीं बिजली नहीं जाना चाहिए, कहीं पानी नहीं, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, कल्चर समाप्त हो जाएगा। ये पॉलिसी का असर हुआ, नक्सली यहां पे घुसे और कांग्रेस की उस नीति का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। आज जब नीतिगत बड़े फैसले ले जा रहे हैं तो आज बस्तर की जनता का भी विश्वास है और उसी पॉलिसी से हम उनके नजदीक भी जा रहे हैं और उनका दिल जीतेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। और रेड कॉरिडोर की जो कल्पना है छत्तीसगढ़ उसको ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगा, ये तय हो चुका है। आपने कहा ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगा, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स के सवाल पे बात करूं तो आपके लिए बड़े विन विन सिचुएशन रही है। पिछले चुनाव में जोगी जी कांग्रेस से नाराज थे, इस चुनाव में जोगी जी कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि डिवाइडेड अपोजिशन आपके लिए स्थितियां और बेहतर कर रहा है और मजबूत कर रहा है? देखिए, विभाजन कांग्रेस में है या अलग अलग विषय, हमें अपना लक्ष्य ये बना के चल रहे हैं कि हम अपना घर मजबूत करें, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रशिक्षण दें, कांग्रेस से मिलकर लड़ें, गोंडवाने से मिलकर लड़ें, अलग लड़ें जोगी जी। मगर हम अपनी तैयारी में कि हमें पिछली बार से बेहतर अपने टीम को संगठित करके लड़ना है और यदि अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभाजन जब वोटों का होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, फायदेमंद ही होगा।
जोगी जी को आप पॉलिटिकल थ्रेट मानते हैं क्या? योगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जनाधार है, कहीं न कहीं उनके अस्तित्व को छत्तीसगढ़ में नकारा नहीं जा सकता। सर, दो चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप जनता के फीडबैक पे भरोसा करते हैं और हमें दो चीजों के बारे में फीडबैक मिला है। मैं कार्तिक जी के परमिशन से वो फीडबैक देना चाहता हूं आपको। एक तो हमने जो हॉलीवुड है उस पर एक स्पेशल सेशन रखा था कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री विकसित हो रही है। वहां से एक सज्जन का सवाल था जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना था कि आप छत्तीसगढ़ राज्य फिल्म विकास निगम कब तक बनाएंगे? छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब उसको क्रियान्वयन हम करने वाले हैं। बजट में भी प्रावधान है, बजट में भी आ गया और सप्लीमेंट्री में भी आ गया। ठीक है, एक आखिरी चीज, शीला और मुन्नी क्या दोनों यहां पर मौजूद हैं? उनकी तरफ से एक कंप्लेन थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो दोनों तलवारबाज हैं, लेकिन उनके पास अपने प्रैक्टिस का इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं चाहता था कि आप इस पर व्यक्तिगत ध्यान दें और उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करें। चलिए, शीला और मुन्नी यदि मौजूद है तो दोनों को मैं कहूंगा कि बेटियों के लिए हम प्रयास करते हैं और उनके लिए यदि कोई कमियां हैं तो निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। अब हम गौरव अवार्ड की शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड। और शिरीन, मैं आपको मंच सौंपता हूं। इंडिया न्यूज मंच छत्तीसगढ़ दिन भर इन एसोसिएशन विद